क्या बात है बेटे, क्या हुआ? वही गर्दन में दर्द, कमबख्त पीछा नहीं छोड़ रहा है। एकदम से ऐसे उठता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। देखो अब तुम बचपना छोड़ो, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो। नहीं नहीं मम्मी, मुझे डॉक्टर के पछड़े से बचना है और मैं जानती हूँ कि दर्द की वजह बहुत मामूली है। एकनाथ के साथ रहकर ही ये साबित हुआ कि मैं ऋषभ के सिवा रह नहीं सकती। मैं उसके सिवा किसी और से प्यार ही नहीं कर सकती, जैसे तू अब तक एकनाथ को बुला नहीं पाई है। रूबी, करण महेन चाचा को एक बहुत ही बड़े स्कैंडल में फंसाने जा रहा है। न शीला ने तुमसे झूठ बोला था, ना अभिजीत ने मुझसे। माँ, ये स्कैंडल मल्होत्रा इंडस्ट्री को बहुत भारी पड़ेगा। और अगर करण ने ऐसा किया है ना, तो मैं उसे इस परिवार से बाहर निकाल दूंगी। यहाँ तक कि उसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी बाहर निकाला जाएगा। जिस पे यकीन आए कर लीजिए माँ। अफवाहों पे यकीन आता है तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। आपके ट्रस्ट को आपका ये खाकसार ये चढ़ावा चढ़ाएगा। अगर आपको मंजूर हो तो ये पर्ची मुझे भी पढ़वा दीजिए। कब से तड़प रही है और कह रही है कि वजह मामूली सी है। माँ, कई बार छोटी मोटी मोच भी ज्यादा दर्द करती है और देखो गर्दन पे कोई निशान नहीं है। बेटे, ये अंदरूनी चोटें भी बहुत खतरनाक होती हैं। कई बार ये बाहर की दिखाई देने वाली चोटों से ज्यादा सीरियस होती हैं। तुम कुछ ज्यादा सीरियस हो रही हो और तुम कुछ बहुत ज्यादा लापरवाह हो रही हो। ये चोट छोटी है, ये चोट बड़ी है। अरे कम से कम डॉक्टर को तो दिखा लो, एक बार इत्मीनान हो जाएगा। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसके पास एक बार जाकर काम चल जाता है? एक बार उनकी बातें सुनना शुरू करूंगी तो पूरा रूटीन उनके मुताबिक बनाना पड़ेगा। ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ। नहीं, देखो, जिस डॉक्टर से मैं इस बार तुम्हें मिलवा रही हूँ ना, उससे मिलकर तुम अपना ओपिनियन बिल्कुल बदल दोगी। कौन से डॉक्टर की बात कर रही हो? शहर के सबसे बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, डॉक्टर कुमार सिंधिया। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मरीज को एक बार देखते हैं, उसकी बीमारी जड़ से निकाल देते हैं। तुम एक बार मिलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। माँ, मैं खुद चली जाऊंगी अगर कुछ दिनों के बाद दर्द से राहत नहीं मिली। इस वक्त तो मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, तुम जानती हो। अगर क्लाइंट्स के ऑर्डर्स वक्त पर नहीं बनेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। लेकिन बेटे, अगर तुमने इस बीमारी की वजह से कहीं बिस्तर पकड़ लिया तो और भी मुश्किल हो जाएगी। तुम अपने आप को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तुम हफ्ते भर में अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, मैं चली जाऊंगी। हफ्ते भर में नहीं, तुम्हें मेरी खातिर आज ही जाना पड़ेगा, समझी? मैं आज का ही अपॉइंटमेंट लेती हूँ। मल्होत्रा इंडस्ट्री की रकम का 3 गुना। पांडे साहब, जब भी मैंने ताश खेली है बिना पत्ते देखे ताश खेली है। ये बिना निशाना साधे निशाना लगाना, उसमें मजा बहुत आता है। और पांडे साहब, मेरी एक छोटी सी शर्त है। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे देते हैं तो आपको मिस्टर महेन मल्होत्रा, श्री करण सिंह और एडवोकेट बंसल पर यह आरोप लगाना होगा कि उन लोगों ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की, जिसे आपने नामंजूर कर दिया। नहीं, मैं उस सब पछड़े में नहीं पड़ूंगा। पांडे साहब, प्लीज प्लीज तैश में आकर कोई फैसला मत कीजिए। जरा सोचिए, जब लोग अखबार में ये पढ़ेंगे कि पांडे साहब को रिश्वत देने की कोशिश की गई, जिसे पांडे साहब ने नामंजूर कर दिया, तो आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी लोगों की नजरों में। पांडे जी, वाकई सोचने वाली बात है। लोग मन ही मन में आपकी जय जयकार करेंगे। और पांडे साहब, जो योगदान ट्रस्ट को होना था उसका 3 गुना योगदान भी हो जाएगा। मान लीजिए कि हम आपका योगदान स्वीकार करते हैं, तो ये सब कब और कैसे होगा? अब तिवारी जी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? उसे जरा 2 से गुना कीजिए। 24 दूनी 48। 48 घंटे में पांडे साहब। पांडे साहब, आप क्या सोचने लगे? ये चढ़ावा आपको पहले चढ़ा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे बाद में देते रहिएगा। मेरा विचार है आप ये पर्ची पढ़ लीजिए। नहीं पांडे साहब, मैं आपकी मंजूरी मिले बिना इस पर्ची को नहीं पढ़ूंगा। मेरी सलाह मानिए, आप एक बार ये पर्ची पढ़ लीजिए ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपने कल्पना ने जो आंकड़ा लगाया है
उससे ये कहीं ज्यादा हो। आप एक बार ये पढ़ ही लीजिए। ठीक है पांडे साहब। पांडे साहब, मेरी कल्पना से तो ये रकम काफी कम है। अब आप हुक्म कीजिए तो मैं अगले 48 घंटे में ये पैसा पेश कर देता हूं। मुझे कुछ समय चाहिए। तिवारी जी, एक दिन में कितने घंटे होते? 24। पांडे साहब, 24 घंटे के दरमियान आप मुझे अपना फैसला सुना दीजिए, क्योंकि आपके फैसले के मुताबिक मुझे बहुत से फैसले करने हैं। कैसे फैसले? वो क्या है कि कुछ सबूत तो मैंने जुटा लिए, बाकी जुटा लूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक सबूत अभी अभी मेरे हाथ लगा। ये तिवारी साहब उतावलेपन में लिख गए, टू पांडे जी, मल्होत्रा इंडस्ट्री टू गिव ₹1 करोड़। पांडे साहब, सीबीआई में इस रिश्वत की रिपोर्ट दे दी जाएगी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिलता है तो। वैसे पांडे साहब, आपको क्या लगता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि मल्होत्रा इंडस्ट्री से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए। ये 3 करोड़ रुपया मैं दे रहा हूं। दुश्मनी में फिजूल खर्ची करना मेरा पुराना शौक रहा है पांडे साहब। प्रणाम। ऋषभ, हाय सुनील। ओह हाय। अब तुम्हें अर्जेंट मैसेज मिला कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ यार, मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा को किसी जबरदस्त साजिश में फंसाया जा रहा है यार। मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के जो हाल हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें फंसाने के लिए किसी जबरदस्त साजिश की जरूरत पड़ेगी? सुनील, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिल में महेंद्र मल्होत्रा के लिए काफी नफरत है। लेकिन क्या करूं यार, मुझे उन पर दया आती है। मैं जानता हूं कि उनका केस बिगाड़ा गया है। देखो ऋषभ, किसी भी तरह के नशाखोरी में मैं नशे को दोष देता हूं, और दोषी मैं नशाखोर को भी मानता हूं। अगर महेंद्र साहब को किसी करण नाम के ड्रग्स की लत पड़ गई है तो जिम्मेदार मैं उनको ही ठहराता हूं। सब एक सुर में कह रहे हैं कि भाई देखो देखो, फला फला चीज नुकसानदायक है, फिर भी आपसे वो लत छूट नहीं रही है। सुनील यार, कुछ लोग बाय नेचर कमजोर होते हैं और महेंद्र चाचा इन्हीं लोगों में से एक है। और तुम ऐसी कमजोरी पर दया दिखा रहे हो। बहुत दयावान हैं आप तो, पर मैं ऐसी कमजोरी पर थूकता हूं ऋषभ। एक लत में आप अपना कम औरों का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। सुनील, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो भाई। हाँ, मेरा ओवर रिएक्शन असभ्यता कहलाता है, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन इस दौरान जो उनकी कारगुजारियां रही हैं, ना तो वो दया के लायक है, ना किसी माफी के। देखो सुनील, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ओके? यार, जो कोई भी मल्होत्रा इंडस्ट्री का चेयरमैन बनता है, उसके आसपास एक शिकंजा कस जाता है। हाँ, दुनिया में ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई चेयरमैन है। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में और बहुत से चेयरमैन हैं, लेकिन कोई भी अपनी चेयरमैनशिप निभाने के लिए अपने परिवार की खुशियों में आग नहीं लगाता। और इनका देख लो, अपनी 3 अहम जिम्मेदारियों का क्या हश्र किया है। क्या किया उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, और क्या कर रहे हैं अपनी दोनों बेटियों के साथ, बोलो तुम। ऋषभ, आई एम सॉरी, मैं बात को कहां से कहां ले गई। जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। लाकर बिठा दिया हमारी गोद में, धमकी दे गया ऊपर से। मुझे तो उसके हाव भाव देखकर ही लग रहा था कि उसका माथा ठिकाने पर नहीं है। 3 गुना रकम देने की बात कर रहा था। पर जितनी बात कह गया, सच्ची बात कह गया। वो 3 गुना पैसे देगा। देखिए, 24 घंटे बीतने में देर कितनी लगती है, और आप इसे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, वरना मुझे भी आपके साथ साथ जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ जेल जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ जेल जाना पड़ेगा। इतनी लालच करने की क्या जरूरत थी? जो मिल रहा था वो कम था। कहीं वो दोधारी तलवार निकला तो दोनों तरफ से काटना शुरू कर देगा। तो तब सोचिए जब कुछ हो जाए। अब ये खतरा मोल लेना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है। चारा है,
एक रास्ता है, तुम जाकर उससे मिलो और बहला फुसलाकर इरादा अच्छी तरह से जान लो। अगर तुम मिलते रहे तो उसे सीबीआई में जाना भी होगा तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, मैं जाकर मिल लेता हूं। यहाँ आने की वजह? आपकी खातिर। मिस्टर शाह ने आपकी खातिर तवज्जो के लिए भेजा है। शाह साहब से कहिए मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। मैं आपके बॉडीगार्ड की हैसियत से नहीं, बल्कि आपको यह बताने आया हूं, यदि आपने सोनू को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक बन जाऊंगा। इस इरादे से मिस्टर शाह ने आप पर नजर रखने के लिए मुझे यहां भेजा है। तारे नजर आ गए? यही होगा अगर मुझ पे नजर रखने की कोशिश करेंगे। शाह साहब से कहिएगा 5 उंगलियों के निशान जो आपके चेहरे पे उन्हें कहिए उनके लिए तोहफा है। टू बैड यू कुडंट एक्सेप्ट इट पर्सनली। क्यों अपनी मौत को दावत दे रही हो? शाह साहब से यह भी कहना कि डराए उन्हें जो उनसे डरते हो। मैं उनसे रत्ती भर नहीं डरती और सोनू के साथ मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। नाउ गेट आउट। सॉरी। अच्छा ये बताइए कि वो अर्जेंट मैसेज क्या था? यार सुनील, दरअसल महेंद्र चाचा को लेकर। हम अंदर आ सकता हूँ भाई? क्या की तू भाई, आज से पहले कभी तूने इजाजत मांगी नहीं, फिर आज क्यों मांग रहा है? आजा। या सुनील, मैं बाद में तुझसे आके मिलता हूँ। थैंक्स फॉर बाय। कैसे हैं आप? बैठिए। आपसे नजरें मिला पाने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था हम, इसे भीतर आने का इजाजत मांगा। त्यागी, तुम नजरें सिर्फ इसलिए नहीं मिला पा रहे क्योंकि अभी तक तुम रक्षंदा के बारे में कुछ पता नहीं कर सके। हम बहुत शर्मिंदा हूं भैया। इस शहर का सबरा होटल, सबरा गेस्ट हाउस हम छान माना हूं, लेकिन उस ससुर रक्षंदा जी के पति का कहूं पता नहीं चल रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हम ढूंढूं तो कहां ढूंढूं। हमू का सिर्फ हुलिया जानता हूं। इस शहर का होता अगर वो तो अब तक हमू का 13वीं कर दिया होता। देख त्यागी, एक बात का ध्यान रखना यार, रक्षंदा जहां भी है, जैसी भी है, हर गुजरता पल उसे दर्द और जख्म देकर जाएगा। उसे हमें तलाशना तो है ही। अगर तूने हार मान ली तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी यार। भैया टाइम कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? मैं जानता हूं कि वक्त थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात का भी विश्वास है कि त्यागी की कोशिश में जरा भी कमी नहीं आ रही। मैडम, आप यहां बैठकर इंतजार करिए। अब यहां बैठने से क्या फर्क पड़ेगा? वक्त जल्दी कर जाएगा क्या? मैं 1 घंटे से जो बाहर बैठे इंतजार कर रही थी वहां बैठी रहती तो क्या फर्क पड़ता? मैडम प्लीज आप नाराज ना हो। डॉक्टर साहब का फोन आया था, बस पहुंचते ही होंगे। आपको बैठने के लिए कहा। देखो 7 बज रहे, 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी। आप लोग घर पे फोन करवाकर अपॉइंटमेंट बदल क्यों नहीं देते? कह क्यों नहीं देते कि कल आइए? बस एक इमरजेंसी केस अचानक आ गया तो उन्हें जाना पड़ा। मुझे मालूम है कि इमरजेंसी कहाँ आ गई होगी, वहां जहां फीस ज्यादा हो। देखो मैं ज्यादा देर उनकी पेशेंट नहीं रह पाऊंगी, मैं किसी और डॉक्टर के पास जा रही हूं। आप उन्हें मेरा शुक्रिया कहिएगा। I'm sorry, एक इमरजेंसी आ गई थी। आप यहाँ? हेलो। हेलो सुनील, मैं निशी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आप प्लीज बोलिए। सुनील, आज मेरे पास एक आदमी आया था, कह रहा था उसका नाम खिलनानी है, लेकिन मुझे जरा भी यकीन नहीं है कि वो खिलयानी है। मैं को समझा नहीं। उसका बोलने का स्टाइल, उसके रंग ढंग सब बदले हुए थे। यकीन जानिए वो जनाब खिलनानी ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने सारे आईने बदल लिए और साथ साथ अक्स भी। बार काउंसिल उधर उनकी वकालत की दुकान पर ताला लगाने के लिए तैयार बैठा है। मुझे भी लग रहा था कुछ ऐसी बात होगी, क्योंकि वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, बल्कि मुझसे भीख जैसा मांग रहा था कि भाई आप प्लीज मेरा कंप्लेंट वापस ले लीजिए। क्या करना चाहिए सुनील?
कॉम्प्लेन वापस ले लेंगे क्योंकि नीतू का केस भी वही लड़ेगा। नहीं, आर यू श्योर? मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये नीतू की जिंदगी का सवाल है, हमें गलत फैसला नहीं करना चाहिए सुनील। नहीं, ये फैसला बिल्कुल सही रहेगा। उधर कोर्ट कचहरी में उसकी काफी मिट्टी पलीत हो रही है। अगर उसका लाइसेंस छीन लिया गया तो वो बेचारा मर ही जाएगा। अब उसके पास अपनी इज्जत को वापस कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो इस केस को जीत कर दिखाए, और वो जमीन आसमान एक कर देगा, लेकिन उसे ये केस जीतना ही पड़ेगा। लेकिन आर यू श्योर कहीं हम कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहे? देखिए, नीतू का केस मेरे लिए गैर जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा जरूरी है। और फिर मैं केस की पहली सुनवाई से लेकर नीतू की रिहाई तक इस केस में शामिल रहूंगा। और मैं कह रहा हूं कि खिलनानी बहुत ही काबिल वकील है। देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, ठीक है, अगर तुम सही समझते हो दैट्स ओके। बाय, गुड नाइट। बॉम्बे कोड 022। हेलो। हेलो निशी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। तुमने यहाँ फोन क्यों किया? कैसी हो तुम? हालचाल कैसे? मैं कोई मौसम नहीं कि वक्त बेवक्त बदलती रहूंगी। मैं जैसी थी वैसी हूँ। बाप रे बाप, काफी नाराज हो, रूठी हुई हो। देखो, तुम्हें ये रूठने मनाने का गेम खेलना है तो तुमने ये गलत नंबर डायल किया है। तुम रेनू के घर फोन करो। नंबर है या दे दूं? निशी प्लीज, तुम मुझसे। देखो राजीव, मुझे तुमसे बात नहीं करना, ना मेरे पास वक्त है ना दिलचस्पी। प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देने के लिए फोन किया है। मैं दिल्ली में हूं और मुझे पता चला है कि मिस्टर महन को एक बहुत बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है। अच्छा, दिल्ली में बैठे बैठे तुम्हें खबर कहां से मिल जाती है? होटल रिसोर्ट्स के मामले में मिस्टर महन को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मिस्टर शाह एक बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहा है, जिसका नतीजा यह भी हो सकता है कि मिस्टर महन को जेल हो जाए, रिश्वत देने के आरोप में। मुझे लगता है तुम दिल्ली में बैठे बैठे कोई कहानी लिख रहे हो और वही सुना रहे हो मुझे। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों कर लूं? मुझे तो लगता है तुम कोई सनसनीखेज वजह ढूंढ रहे हो मुझसे बात करने के लिए। गुड बाय राजीव। हेलो निशी, निशी। डैम, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप यहाँ? थैंक यू सिस्टर। वेल, आई एम डॉक्टर सौरभ। हाउ डू यू डू? प्लीज सिट डाउन। हाँ, डॉक्टर हैं? क्यों, मैं शक्ल से नहीं लगता? नहीं, वो बात नहीं है। उस दिन म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में आप ओपीडी वार्ड के बाहर लाइन में क्यों बैठे थे? देखिए मैम, मैं सिर्फ अपने क्लिनिक में ही डॉक्टर की कुर्सी पर बैठता हूँ। बाकी बाहर मैं वहीं बैठता हूँ जहाँ दूसरे लोग बैठते हैं। वेल, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप मिसेस बैनर्जी की लड़की हैं, और ना ही मुझे ये मालूम कि उस दिन जिससे ओपीडी वार्ड के बाहर अच्छी खासी बहस हुई, आज उन्हीं की अपॉइंटमेंट है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं आप जैसे इम्पेशेंट पेशेंट्स को कभी इतनी इंतजार नहीं करवाता। आई एम सॉरी। नो, इट्स ऑल राइट, आई एम सॉरी। आप समझिए कि मैं आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके बाहर पैसे कमाने गया हूँ। वेल, स्वेतलाना जी, मेरा एक बहुत पुराना लॉयल सर्वेंट है, उसकी बीवी गिर गई और कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई। यह हादसा करीब 4:45 बजे हुआ और मुझे 5:15 बजे खबर मिली इसकी। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ डॉक्टर, आपको बहुत बुरा लगा होगा। नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन एक सलाह आपको जरूर मैं दूंगा कि बिना किसी से मुलाकात किए आप उनके बारे में नतीजे मत निकाला कीजिए। हो सकता है कि वो आदमी इतना बुरा ना हो जितना आप सोचे बैठी हैं, और ये भी हो सकता है जितना आप सोचे बैठी हैं वो आदमी उससे भी ज्यादा बुरा हो, जैसे कि मैं। अच्छा बताइए, आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत पड़ गई? वही जिसके लिए उस दिन मैं म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में लाइन तोड़कर चेकअप करवाने आई थी। एक्सीडेंट के बाद लगातार बहुत ज्यादा नेक पेन है डॉक्टर। क्या आपने उस नेक पेन का चेकअप नहीं करवाया? देखिए मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। अब इतनी ईगो भी नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए इंसान दर्द हमेशा के लिए अपने साथ रख ले। एनीवे, आप अंदर चलिए, मैं आपको चेकअप करता हूँ। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर
दिन छोटा सा